किसी भी वास्तु को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें चार बातों का हम ध्यान रखते हैं। DEEP, डायरेक्शन, एलिमेंट्स, एनर्जी और प्रपोर्शन, जिसमें से डायरेक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम एलिमेंट्स के नाम और उनके जो बेसिक प्रभाव है वास्तु के ऊपर होने वाले उसके बारे में जानेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को कम करता है, कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को बढ़ाता है, कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के लिए सपोर्टिव होता है और कौन सा एलिमेंट किसी और एलिमेंट का प्रभाव को कम कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो इंटरेक्शन है इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर वास्तु विशारद डॉक्टर अनुपम ढवले सभी का स्वागत करता हूँ इस पांचभौतिक वास्तु सीरीज में। और आज का जो विषय हमारा यह है एलिमेंट्स। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी जो सृष्टि है इसका निर्माण जो हुआ है ये पांच एलिमेंट्स, पांच तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो इन्हीं पांच तत्वों को हम एक वास्तु में देखते हैं। इस दुनिया की हर चीज, हर बात, हर व्यक्ति, हर जीवित, अजीवित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, हर चीज इन पांच एलिमेंट से ही मिलकर बनी हुई है। फिर चाहे आप इस एक क्रिस्टल को ले लीजिए या फिर इस पेन को ले लीजिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों चीजें पांच महाभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इवन मैं, आप, हम सभी इन पांच तत्वों से बने हुए हैं। फर्क यह है कि हर चीज में उस एलिमेंट की जो क्वांटिटी है ये कम ज्यादा है। किसी में पृथ्वी ज्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज्यादा है, किसी में अग्नि ज्यादा है, किसी में आकाश ज्यादा है। और इसी के कारण हम ये जो वैरायटी देखते हैं इस दुनिया में ये हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो मेन रीजन इन पांच एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन है इसमें छिपा हुआ है। जब हम वास्तु को देखते हैं तो इसमें हम पांचों एलिमेंट्स को एक वास्तु में हर डायरेक्शन के साथ मिलाकर देखते हैं। और इसी के साथ हम एक छठा एलिमेंट भी देखते हैं जिसे स्पिरिट या आत्मा या सोल कहा जाता है। इसे भी हम देखते हैं। बोलने को तो ये पांचभौतिक वास्तु है, लेकिन इसमें पांच महाभूतों को तो हम देखते ही है, पर एक जो सिक्स्थ एलिमेंट है उसे भी हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिरिट या सोल। जैसे किसी घर में किसी स्पिरिट या किसी सोल का अगर वास्तव्य है, उस घर में अगर कोई स्पिरिट रहता है, कोई सोल अगर उसमें रहता है, जैसे आफ्टर डेथ जो किसी सोल के एनर्जीज वगैरह कुछ उस घर के साथ अगर एसोसिएटेड है, तो उसे भी हम किसी वास्तु को चेक करते समय हम स्टडी करते हैं। तो ये पांचभौतिक वास्तु है, तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स, मेन एनर्जी जो हम एलिमेंट्स की देखते हैं वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश की देखते हैं। और छठे एलिमेंट को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, उसको किसी डायरेक्शन के साथ मिला के हम नहीं देखते हैं। उसका जो प्रभाव है सिर्फ पूरे घर के ऊपर हम देखते हैं। इसलिए पांचभौतिक वास्तु है, बिकॉज सभी डायरेक्शन के साथ हम एक एक एलिमेंट, उसके एक एक एलिमेंट की एनर्जी और उसके इंटरेक्शन को हम देखते हैं। इसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज हम सिर्फ पांच महाभूतों के नाम और उनके वास्तु के ऊपर क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व का एक वास्तु में क्या प्रभाव होता है, यहाँ हम सिर्फ पूरे के पूरे वास्तु में उस एलिमेंट के प्रभाव को देखने वाले हैं। आने वाले वीडियो सीरीज में हम हर एक डायरेक्शन के साथ एक एक एलिमेंट को देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में पृथ्वी का क्या प्रभाव होता है, अग्नि का क्या प्रभाव होता है, जल का क्या प्रभाव होता है। इस तरह से एक एक डायरेक्शन के साथ मिला के हम उसे देखेंगे। बट यहाँ हम ओवरऑल वास्तु में या ओवरऑल जो एक एलिमेंट है उसके एनर्जी किस तरह से होते हैं, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसे हम एक बेसिक लेवल पे यहाँ जानेंगे। तो पृथ्वी तत्व से हम शुरू करते हैं। जो पृथ्वी है, हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो काम है वो होता है हमें आधार देना, हमें स्टेबिलिटी देना। ये जो हमारा घर है या हम लोग हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हम बेस है, हम उसके ऊपर अपने आप को खड़ा पाते हैं, हम अपने आप को वहाँ देखते हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है उसका काम है हमें एक प्लेटफॉर्म देना, हमें एक बेस देना, हमें स्टेबिलिटी देना। जब तक पृथ्वी स्टेबल है हम लोग स्टेबल है। जब भूकंप हो जाता है, जब अर्थक्वेक आ जाता है तो पृथ्वी अनस्टेबल हो जाती है, पूरी दुनिया अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए पृथ्वी तत्व एक घर में स्टेबिलिटी लाने का काम कर सकता है।
वो स्टेबिलिटी पैसे के मामले में हो सकती है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकती है, वो स्टेबिलिटी हेल्थ के मामले में हो सकती है कि हर चीज़ अगर एक घर की स्टेबल है तो वहाँ का जो पृथ्वी तत्व है वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है, पृथ्वी की जो एनर्जीज है वहाँ अच्छे से है। तो ये पृथ्वी तत्व के बारे में हो गया। दूसरा हो गया हमारा जल तत्व। जल तत्व का काम क्या होता है कि एक सॉफ्टनेस है, जल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सॉफ्टनेस है। हमारे भीतर भी सॉफ्टनेस कहाँ है, तो हमारे इमोशन, जल में फ्लो भी है और सॉफ्टनेस भी है। तो हमारे जो इमोशंस है, हमारा जो घर में एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव होता है, जो इमोशनल बॉन्डेजेस होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, ये हमारे लाइफ का एक फ्लोइंग एंड सॉफ्ट कॉर्नर को दर्शाते हैं। इसलिए किसी भी घर में जब जल तत्व अगर अच्छा है तो वहाँ के लोगों के बीच एक दूसरे के बीच जो उनके संबंध है, उनके जो रिलेशंस है, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग उनके अंदर होता है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। तो ये जो एक इमोशनल बॉन्डेजेस है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ के जो रिलेशनशिप्स है, इसे जल तत्व कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है पृथ्वी, जल, अग्नि। अब अग्नि तत्व के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व का काम क्या है हमारे शरीर में, अगर हम जानते तो जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि क्या करता है, खाने को हजम करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसी तरह एक घर में भी हर चीज को डाइजेस्ट कराने का जो काम है ये अग्नि तत्व करता है। उस घर में जो पैसा आता है उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने का मतलब ये है कि उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी होता है। घर में पैसा आता है, उसको एक प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा आ रहा है बीमारियों में वेस्ट हो रहा है, ऐसा ना हो कि पैसा आ रहा है कोई चोर चोरी करके लेके जा रहा है। तो हर चीज जो उस घर में आती है, पैसा आता है उस घर में, एक अच्छे रिलेशनशिप्स आते हैं, उस घर में कुछ घटनाएं अगर घटती है, किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसको घर कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। कोई बीमारी किसी को हो जाती है तो उसे क्या वो घर प्रॉपरली एक्सेप्ट करके उसको डाइजेस्ट करके वो घर आगे बढ़ सकता है। या छोटी छोटी बातों पे वो जो घर है ये कोलैप्स हो जाता है, छोटा सा प्रॉब्लम घर में क्रिएट होता है, पूरा का पूरा घर कोलैप्स हो जाता है, सब लोगों का माइंडसेट कोलैप्स हो जाता है, लोगों के अंदर हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, एंग्जाइटी देखने को मिलती है, एक निगेटिव फीलिंग देखने को मिलती है। तो ये जो सारी बातें हैं ये अग्नि तत्व के कारण हो सकती है। अग्नि तत्व अगर उस घर का इम्बैलेंस है तो घर में हमें डाइजेशन प्रॉब्लम मिलती है सभी लोगों में। मतलब वो इमोशनल लेवल पे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके घर में जो भी हो रहा है या उनके घर में जो आ रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अगर वहाँ नहीं हो रहा है। बच्चों के भीतर हम देखते हैं कि उनकी ब्रिलियंसी अच्छी है लेकिन उसको यूटिलाइज करके सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे। कोई व्यक्ति घर में बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उस मेहनत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हम ये मोटा मोटा सा मान के चलते हैं कि उस घर में अग्नि तत्व की जो है ये कमी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वायु तत्व। वायु के बारे में हम जानते हैं, हवा के बारे में हम जानते हैं कि हवा का काम क्या होता है, बहते रहना, एक जगह पे नहीं रुकना। अगर उस घर में अनस्टेबिलिटी अगर है तो हम मोटा मोटा सा मानते हैं कि वहाँ वायु तत्व डिस्टर्ब है। अगर वायु तत्व इम्बैलेंस है तो उस घर में हर चीज़ अनस्टेबल मिलेगी, किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन हमें नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएगा, वो घर प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाता है। लोग हमेशा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल रहते हैं, कभी बहुत पैसा आता है कभी बहुत पैसा चला जाता है। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड उस घर के फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब एक जो इम्पल्सिव बिहेवियर हमें उस घर का देखने को मिलता है, सभी लोगों के अंदर अगर एक इम्पल्सिवनेस अगर हमें देखने को मिलता है, या जो व्यक्ति जिस कॉर्नर में मान लीजिए कि वायु तत्व इम्बैलेंस है वहाँ अगर जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति के अंदर अगर हमें इम्पल्सिवनेस देखने को मिलता है, हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, हमें उस घर में एक जैसे हम कहते हैं मेंटल कन्फ्यूजन अगर हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी बातें जो है ये वायु तत्व के कारण होती है। तो मोटा मोटा सा हम मान के चलते हैं कि अनस्टेबिलिटी का मतलब वायु तत्व में डिस्टर्बेंस हम मान के चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, आकाश को ईश्वर माना गया है। कुछ कल्चर्स में आकाश को ही स्पिरिट भी मानते हैं।
तो उस घर का जो एक स्पिरिचुअल बिहेवियर है, स्पिरिचुअल उस घर में जो वातावरण है, उस घर का जो वास्तु पुरुष है वो सेटिस्फाइड है नहीं है, उस घर का स्पेशली जो ब्रह्म स्थान है उसमें अगर निगेटिव एनर्जी हमें देखने को मिलती है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ का जो आकाश तत्व है वो इम्बैलेंस है। आकाश तत्व के इम्बैलेंस होने से घर में स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। घर के अंदर निगेटिव एनर्जीज हमें देखने को मिलती है। निगेटिव एनर्जीज के चपेट में घर बहुत जल्दी आ जाता है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव चीज़ें रखी हुई है, जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो अपने से जो एनर्जी इमिट करती है उसका अगर प्रभाव घर के ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये आकाश तत्व की वजह से हो सकता है। आकाश तत्व अगर इम्बैलेंस है तो घर की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाती है, बिकॉज आकाश जो है ये हर जगह पर है, ये ऊपर की ओर है तो ये हमें ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। तो घर की अगर ग्रोथ रुक सी गई है तो ये आकाश तत्व के कारण हो सकता है। घर के अंदर अगर वास्तु में हर जगह अगर दोष मिलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ का आकाश तत्व डिस्टर्ब है, बिकॉज हर जगह मतलब हर कोने में हर कॉर्नर में अगर हमें दोष मिल रहे हैं तो मोटा मोटा सा हम मानते हैं कि पूरे घर का आकाश तत्व जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम आकाश तत्व का स्टडी करते हैं। और इसके बाद जो सिक्स्थ एलिमेंट है, इसको एक्चुअली हम पांचभौतिक में नहीं मानते हैं, लेकिन जो सिक्स्थ एलिमेंट है ये हमारा हो जाता है स्पिरिट या सोल। जैसे उस घर में किसी की डेथ हो चुकी है, उस एरिया में किसी की डेथ हो चुकी है, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे केटोमीटर हो गया या गीगा सेंटीलीटर हो गया या स्पिरिट कंपास करके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जब भी हम किसी वास्तु को चेक करने जाते हैं तो हम इस सिक्स्थ एलिमेंट को भी हम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से, मैं तो चेक करता हूँ, बिकॉज इसे देखना ज़रूरी हो जाता है कि उस घर में कोई स्पिरिट वगैरह अगर रह रहा है तो उनके साथ फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से कम्युनिकेट किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि वो इस पृथ्वी के ऊपर से, इस मर्त्य लोक से निकलकर अपने जो उनका जर्नी है उसके ऊपर वो निकल जाए। तो इसके लिए स्पिरिट को भी चेक करना ज़रूरी होता है, लेकिन स्पिरिट को जब हम चेक करते हैं, किसी सोल को जब हम चेक करते हैं तो उसे हम दिशाओं के साथ जोड़कर चेक नहीं करते। जैसे हम एक एक दिशा के साथ 5 एलिमेंट के प्रभाव को देखते हैं, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे 16 डायरेक्शन है और 2 डायरेक्शन एक्स्ट्रा अप एंड डाउन, तो 18 डायरेक्शन में जैसे हम हर एक तत्व के प्रभाव को, हर एक एलिमेंट के प्रभाव को हम चेक करते हैं। बट स्पिरिट को जब हम चेक करते हैं तो हम पूरे के पूरे घर में उस स्पिरिट के अस्तित्व को हम देखते हैं। तो ये था हमारे 5 एलिमेंट्स और उनके हमारे घर के ऊपर जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने घर को, अपने वास्तु को खुद देखें कि आपके घर में क्या हो रहा है और कौन से एलिमेंट का प्रभाव आपके घर में आपको दिखता है। आप उसे चेक करिए, आप उसे समझने की कोशिश करिए और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके लिए रेमेडीज़ वगैरह चाहिए है तो इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के आखिरी में नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपकी कुछ क्वेरीज़ है इस सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 एलिमेंट्स के जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा का पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।